नमस्कार, आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की रणभेरी बजने वाली है और ऐसे में स्नोर समाचार आपके लिए राजनीतिक चर्चा करने के लिए कार्यक्रम लेकर आ रहा है बातें सियासत की। इस कार्यक्रम में हम प्रदेश में राजनीतिक हलचल में घटने वाले तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विश्लेषक ब्रजेश महंत जी। महंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ जी। प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ने लगा है और तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। महंत जी, क्या लगता है आपको कि प्रदेश में आदर्श चुनाव संहिता कब तक लगेगी? देखिए, हिमाचल में जैसे चुनाव होने जा रहे हैं और हिमाचल के जो वर्तमान विधानसभा है इसका कार्यकाल जनवरी 2023 तक है, लेकिन जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि नवंबर माह में चुनाव होने की संभावना है और जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आचार संहिता लगने की संभावना है। महंत जी, आचार संहिता की क्या प्रक्रिया रहती है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे इस बारे में? चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के उद्देश्य से आदर्श चुनाव संहिता आचार संहिता लागू करता है, ताकि जैसा कि कहा जाता है या माना जाता है और वर्तमान में बड़ी चर्चाएं हैं रेवड़ियां बांटने की, तो कोई भी राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष जो है रेवड़ियां ना बांट पाए, इसके लिए वो कई किस्म की बंदिशें लगाते हैं। तो वो बंदिशें जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे उस दिन से चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, जिसमें कि कई किस्म की घोषणाओं की, पॉलिसी डिसीजंस की या दूसरी चीज़ों की जो है बंदिशें लग जाएंगी। तो ये चुनाव आचार संहिता जैसा कि हमें लगता है कि अक्टूबर में ये लग जाएगी। तो देखिए, जल्द ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो इसकी तैयारी जो है चल पड़ी है। चुनाव आयोग कब इसका निर्णय लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश में महंत जी मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और बारी बारी दोनों पार्टियां ही सरकार बनाती आई हैं। क्या ऐसी संभावना भी लगती है कि कहीं कोई तीसरा विकल्प उभरेगा? अगर हम हिमाचल के परिदृश्य को पिछले 3 दशकों में या 4 दशकों में देखें तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होता आया है। बीच बीच में कुछ अन्य दल भी आए। 1990 में जनता दल ने भी एंट्री की, उसके बाद बीच में बसपा भी आई या दूसरे दल भी कई बार आते रहे और प्रादेशिक स्तर पे 1-2 दल उभरे, जिसमें हिमाचल विकास कांग्रेस है, हिलोपा है, ये दल भी उभरे, लेकिन कोई भी तीसरा दल विशेष रूप से हिमाचल की राजनीति में पैठ नहीं बना पाया। तो इस चुनावों में भी जैसे तीसरे दल के तौर पे आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी कितना कर पाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उनका धरातल पे कोई संगठनिक ढांचा बन पाया है या ज़मीन पे उनकी पकड़ बन पाई है, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रतीत नहीं होता। बाकी चुनावों तक अभी समय है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि चुनावों तक कुछ चीज़ों में बदलाव आए। जैसा महंत जी आपने बताया कि हिलोपा भी आई, हिमाचल विकास कांग्रेस भी आई, लेकिन सरकार तो नहीं बना पाई। लेकिन मुझे याद है कि जब हिमाचल विकास कांग्रेस आई थी तो उस समय प्रदेश में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ था। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से इस तरह के उलटफेर की संभावना है? जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अभी प्रतीत नहीं हो रहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी कोई ज़मीन बन पाई हो या उनका ढांचा बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बन पाया हो, तो उस हिसाब से अभी तक बहुत ज़्यादा संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि चुनावों में अभी समय है और चुनावों के अंतिम समय में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, बहुत सी परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। प्रमुख दल अपनी तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं, भाजपा कांग्रेस भी तैयारियों में है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नज़र होगी कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और टिकट नहीं मिलता है तो इधर उधर आम आदमी पार्टी में जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि टिकट आवंटन के बाद ही ये सब हो पाएगा? ऐसा है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशी तय किए हैं और दूसरे प्रदेशों में, चाहे पंजाब की बात हो या दिल्ली की बात हो, दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा उसने काफ़ी पहले अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया। लेकिन हिमाचल में चर्चाएं ज़रूर रही कि आम आदमी
पार्टी अपने प्रत्याशी जल्दी से तय करेगी, लेकिन 4 प्रत्याशियों के बाद आम आदमी पार्टी शायद कुछ नहीं कर पाई है। उसके पीछे शायद जो आप कह रहे हैं वही कारण होगा कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जब घोषणा होगी तो कई लोग भाजपा और कांग्रेस में रुष्ट होंगे, और संभावना है कि वैसे रुष्ट लोग जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ को जाएं। तो ये तो अब भाजपा और कांग्रेस की लिस्टें आने के बाद ही कहा जा सकता है। जैसे कांग्रेस का भी कहा जा रहा था कि नवरात्रे शुरू होते ही वो अपनी सूची जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवरात्रे चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सूची नहीं आई है। और भाजपा की भी आज कहीं मैं सुन रहा था कि शायद 15 तक उनकी सूची आ पाएगी, 15 अक्टूबर तक आ पाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। जब तक भाजपा और कांग्रेस की अपनी पूरी सूचियां नहीं आ जाती तब तक राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से जो है साफ नहीं हो पाएगा। जी, हिमाचल प्रदेश में चुनाव तो आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ मुद्दे भी हावी होने वाले हैं। तो हमारा तो उद्देश्य रहेगा कि हम अपने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक चुनावी मुद्दों पर चर्चा करें, और जितने कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आएंगे उसमें चुनावी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा 22 भी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, और महंत जी उसमें हमारे मुख्य विश्लेषक के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें भाग लेंगे। महंत जी, क्या लगता है आपको किन किन मुद्दों पे विशेष फोकस रहने वाला है इन विधानसभा चुनावों में? हिमाचल में आमतौर पे 2 तरह के मुद्दे होते हैं। एक वो मुद्दे हैं जो कि बड़े पारंपरिक हैं, जो कि हिमाचल में बड़े लंबे समय से चलते आए और उनका कुछ निस्तारण हो पाया, किसी भी दल की सरकार रही हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो पाया या नहीं हो पाया, वो एक अलग विषय है। जैसे कि हिमाचल में एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। उसके अलावा महंगाई पे एक बहुत ज़्यादा बात रहती है कि महंगाई है। उसके अलावा जो हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल की व्यवस्था है, दूसरे प्रशासनिक निर्णय हैं, इसके अलावा सड़कों की एक बड़ी समस्या है। इन सब मुद्दों पे हर बार राजनीति होती है, लेकिन इनका कितना हल हो पाता है ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि वर्तमान में ही प्रासंगिक हैं, भविष्य में क्या हो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जैसे कि इस चुनाव में हमें 2 नए मुद्दे दिख रहे हैं जो कि प्रासंगिक हैं। ओपीएस और एनपीएस वाला कर्मचारियों का मुद्दा है। उसके अलावा 4 लेन प्रभावित लोगों का या भू अधिग्रहण से प्रभावित लोगों का एक मुद्दा है। तो ये 2 नए मुद्दे हैं। ये कितना प्रभाव डाल पाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इस चुनाव में मुद्दे होंगे। कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे भी चुनाव को काफ़ी प्रभावित करते हैं, और इस विधानसभा चुनाव में भी लग रहा है आपको कि स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे, या फिर जो बड़े मुद्दे जैसे आपने बेरोजगारी बताया या एनपीएस ओपीएस बताया, इनका ही बोलबाला रहने वाला है? नहीं, विधानसभा चुनाव मुख्यतः बहुत ज़्यादा स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, जिसमें कि स्थानीय बड़े छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे अपने अपने मुद्दे होते हैं। लोगों की समस्या होती है कि उनके गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई, किसी की समस्या होती है कि उसे पानी नहीं मिल पाया, हैंडपंप नहीं बन पाया, पानी की कूहल नहीं निकल पाई, उनके गाँव के आसपास डिस्पेंसरी नहीं है, स्वास्थ्य की दूसरी व्यवस्था नहीं है, पशुओं के लिए पशुशाला नहीं है या वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है। तो इस किस्म के स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन जहाँ बड़े मुद्दों की बात है वो मैंने बताया कि वो एक सदाबहार और पारंपरिक बन गए हैं हिमाचल में, जो कि सदा चलते रहते हैं। तो इनके ऊपर विस्तृत चर्चा की जा सकती है कि क्या है, वो क्यों लगातार बने रहते हैं, उन मुद्दों का निस्तारण हो पाता है तो कितना हो पाता है या क्यों नहीं हो पाता। हिमाचल प्रदेश में घटने वाली चुनावी हलचल को हम आपके सामने अपने इस कार्यक्रम में बातें सियासत की में लेकर आ रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारा यह कार्यक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। धन्यवाद महंत जी। धन्यवाद जी।